हेलो फ्रेंड्स, जेएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी पाठ्य योजना क्रमांक 41 बनाएंगे। अभी तक हम विज्ञान विषय की 40 पाठ्य योजना बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस पाठ्य योजना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए, वहाँ पर भी आपको विभिन्न सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप उनको खोलकर भी प्रीवियस सारी पाठ्य योजना देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको पाठ्य योजना का क्रमांक डालना होता है। फिर उसके बाद इस तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जिसमें कि आप ये सारी चीज़ें डालते हैं एक बॉक्स में बनाकर। जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, जब आपको कक्षा में भी ये डालना होता है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, और अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। फिर आता है विद्यालय का नाम। इसमें उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए आपके ही महाविद्यालय में, जहाँ से आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाती है, तो आपको यहाँ पे विद्यालय की जगह महाविद्यालय का नाम डालना है। फिर आता है कक्षा। हमारी कक्षा 10 का प्रकरण है। विषय है विज्ञान। उपविषय है विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान। दिनांक जैसे मैंने आज की डाली। अब जब भी प्रेजेंटेशन करें तब की डेट डालें। कालांश आप जिस भी कालांश में पढ़ाएं, और समय कहीं पर 35 मिनट का पीरियड भी लगता है और कहीं 40 का, तो जितने का भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो वो आपको यहाँ डालना है। प्रकरण है हमारा परमाणु संरचना। अब इसमें क्या है कि ये जो प्रकरण होता है ये आप शुरू में ही कक्षा में जाते से ही नहीं डालेंगे ब्लैक बोर्ड पे। जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं, उसी समय आपको ये प्रकरण डालना है, क्योंकि यदि आप प्रकरण पहले से डाल देंगे तो आपके प्रस्तावना प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको ये तब डालना है जब उद्देश्य कथन आएगा। तब भी मैं आपको एक बार बताऊंगी। हमारा पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमको विषय से संबंधित उद्देश्य लिखने होते हैं, यानी विज्ञान विषय को पढ़ाने का, रसायन विज्ञान विषय पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, वो हमको यहाँ पे डालना है। हमने लिखा है पूर्वानुसार, क्योंकि विज्ञान विषय को पढ़ाने के, जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान को पढ़ाने के सभी सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे सभी पाठ्य योजना के। आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। ये जो 39 नंबर का वीडियो है वो रसायन विज्ञान का ही बनाया हमने, और 40 का भी। तो 39 में आपको सामान्य उद्देश्य मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। या हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, वहाँ पे भी आपको इस तरीके की सारी पोस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं कि विद्यार्थी परमाणु संरचना का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अगला है 3rd नंबर का, विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉन संबंधी ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी तत्व के परमाणु मॉडल को तैयार कर सकेंगे। 5th है विद्यार्थी परमाणु संरचना के महत्व के आधार पर विषयों में रुचि ले सकेंगे। 6वां हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, जो कि अंतिम है, विद्यार्थी परमाणु संरचना संबंधी सैद्धांतिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आपको लिखना होगा शिक्षण विधि। इसका कॉलम आप जब आप कॉलम बनाएंगे प्रस्तुतिकरण के, वहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी पाठ्य योजना प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि पर ही आधारित है, इसलिए हमने यहीं डाल दिया। वहाँ स्पष्ट ही समझ में आता है कि हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि की इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे हम व्याख्या कर रहे हैं तो हमने व्याख्या विधि का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हमने शिक्षण विधि डाल दिया। फिर आता है सहायक सामग्री। इसमें हम कक्षा उपयोगी सभी उपकरण, जैसे चौक, डस्टर, चौक और जो भी हमारा और भी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं जनरल उसमें, वो, और परमाणु संबंधी चार्ट एवं मॉडल, जो भी आप सहायक सामग्री के तौर पर बना कर ले जाते हैं लिखिए। यदि चार्ट बना कर ले जाते हैं तो चार्ट लिखिए, मॉडल बना कर ले जाते हैं तो मॉडल लिखिए। मॉडल आप थर्माकोल वगैरह से बना सकते हैं इसका आसानी से। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को परमाणु संबंधी सामान्य जानकारी है, यानी वो परमाणु के बारे में तो जानते हैं, उनकी संरचना के बारे में नहीं जानते, वही हमको यहाँ पे उनको सिखाना है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तावना। इसमें आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पे आप उनसे प्रश्न करेंगे। ये भी निकालने का, प्रस्तावना निकालने का भी कई तरीके होते हैं। आप
मॉडल दिखाकर, चार्ट दिखाकर या प्रश्न उत्तर कर कहानी सुनाकर किसी भी तरीके से अपनी प्रस्तावना निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइंस है तो ज़्यादा हम कहानी तो नहीं सुना सकते, वो हिंदी वगैरह में ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन यहाँ पे आप उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रस्तावना निकलवाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा उपयोगी है और ज़्यादा उपयोग में लाया भी जाता है। पहला प्रश्न है हमारा कि किसी पदार्थ के गुणों को कब मालूम किया जा सकता है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि जब उस पदार्थ की संरचना ज्ञात हो, यानी हम किसी भी पदार्थ का गुण जब भी बता सकते हैं जब हमको उसकी संरचना के बारे में पता हो। दूसरा, डाल्टन के अनुसार किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या है। तो सबसे छोटा कण परमाणु है, ये वो पिछले यूनिट्स में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो वो आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न हम पूछेंगे कि परमाणु को और किन सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये उनको नहीं पता, यही हमको उनको बताना है। आप चाहे तो यहीं पे उनको बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। और फिर उसके बाद बोल दें उद्देश्य कथन की, जो कि हमारा अगला पॉइंट है कि बच्चों आज हम परमाणु विभाजन यानी उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब ये आप उद्देश्य कथन कक्षा में बोलेंगे तभी आपको ये प्रकरण जहाँ पे आपने डाला हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको उस समय बताया था कि आपको पहले नहीं डालना है, उद्देश्य कथन के समय डालना है, तो इस समय आप डालेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, जैसा मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे भी विधि का कॉलम बना सकते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया के बीच में, और डाल सकते हैं जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या विधि, या फिर मैंने जैसे पहले लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है परमाणु संरचना। यहाँ पे हम चार्ट मॉडल दिखाते हुए प्रश्न पूछेंगे कि किसी परमाणु के केंद्र पर स्थित भाग को क्या कहते हैं। तो केंद्रक अथवा नाभिक कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे नाभिक के चारों तरफ स्थित इन वृत्ताकार भागों को क्या कहते हैं। तो कक्षाएं कहते हैं। बच्चे आंसर देंगे, हम उनको चार्ट या मॉडल दिखाकर प्रश्न पूछ रहे हैं, और चार्ट मॉडल में आप सब चीज़ें दर्शाएं भी स्पष्ट रूप से, तभी वो इसके आंसर दे पाएंगे। नाभिक पर कौन कौन से कण दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं में कुल कितने प्रकार के कण हैं। तो बताएंगे केवल एक ही प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखकर बच्चे आसानी से उत्तर दे पाएंगे। परमाणु की संरचना में कितने प्रकार के कण हुए। तो परमाणु के संरचना में 3 प्रकार के कण हुए। अगला प्रश्न करेंगे केंद्रक पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो ये उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमने उनको बताया ही नहीं है। तो ये हुआ हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तब हम छात्र अध्यापिका कथन के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि केंद्रक पर धनावेश होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अगला प्रश्न करेंगे हम कक्षा में किस प्रकार का आवेश होगा। तो ये हुआ समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उनको छात्र अध्यापिका कथन के माध्यम से बताएंगे कि कक्षा में ऋणावेश होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि परमाणु में आवेशों का क्या संबंध है। तो धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। बच्चे आंसर बताएंगे। इस प्रकार परमाणु कैसा हुआ। तो परमाणु उदासीन होगा। अगला प्रश्न करेंगे जब आवेश बराबर है तो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या संबंध होगा। तो बच्चे बताएंगे संख्या बराबर होगी, क्योंकि वो चित्र देखकर ही सब बता पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको इंगित करके पॉइंट करके पूछ रहे हैं प्रश्न। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होगा। तो ऋणावेश होगा। अगला प्रश्न करेंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश क्यों होगा। तो बच्चे बताएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में होता है, क्योंकि हमने उनको बताया कि कथन के माध्यम से बताया है, तो वो आसानी से बता पाएंगे। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होगा। तो धनावेश होगा। अगला प्रश्न करेंगे परमाणु भार की गणना किस प्रकार की जाती। तो ये अभी हमने उनको नहीं बताया है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ। तब हम उन्हें बताएंगे कि परमाणु भार उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के योग के बराबर होता है। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कॉपी में नोट भी करेंगे, समझेंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं होता है। तो परमाणु भार किसके योग के बराबर होता है। तो परमाणु भार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के भार के योग के बराबर होता है। बच्चे उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे परमाणु संख्या के न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो ये हुआ हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तब हम उन्हें छात्र अध्यापिका के माध्यम से बताएंगे कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने पर जो संख्या आती है वह न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे।
फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार व्यवस्थित होती है, तो ये उनको नहीं पता है, ये हमको उनको समझाना है। तो यहाँ पे हम हुआ समस्यात्मक प्रश्न, तब हम उन्हें बताएंगे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या है तथा इस तरह पहले कक्ष में 2 × 1n² = 2 × 1 × 1 बराबर 2 होगी। द्वितीय कक्ष में भी इसी प्रकार 2 × 2n² बराबर 2 × 2² बराबर 8 होगी। तृतीय कक्षा में भी इसी तरीके से 18 होगी। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। ये जो वर्क हम ब्लैक बोर्ड पर कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, द्वितीय कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और तृतीय कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हमको एक्सप्लेन करना है उनको अच्छे से समय देते हुए कक्षा में, जिसमें उनको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न हम उनसे करेंगे कि सोडियम का परमाणु भार 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है, तो परमाणु के प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो वो बताएंगे प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी। तब हम उनसे अगला प्रश्न करेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो बताएंगे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, मतलब कि 12 होगी। क्योंकि हमने उनको बता दिया है तो वो समझ जाएंगे, बता पाएंगे आंसर। अगला प्रश्न हम करेंगे उपरोक्त नियमानुसार यदि बच्चे ना बता पाते हैं तो ये आपकी को उसको और भी बच्चों से और तरीके से पूछना है, कुछ हिंट दे के पूछना है, जिससे वो अच्छे से बता पाएंगे। नहीं बता पाते हैं तो आपको कक्षा में बताना है। ये कोई आपके प्रेजेंटेशन में नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है यदि बच्चे आपका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है ये। इसी पर आजकल सारी पाठ्य योजना बनाई जाती है, आजकल सिलेबस भी बाल केंद्रित होता है। तो यदि हम बड़ी कक्षा में भी बाल केंद्रित पाठ्य योजना बनाकर पढ़ाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगला प्रश्न, उपरोक्त नियमानुसार सोडियम के परमाणु संख्या संरचना में प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो बच्चे उत्तर बताएंगे कि सोडियम की परमाणु संरचना में पहले कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8 और तृतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर उनको बता रहे हैं, आप चार्ट पर बनाकर ले जा रहे हैं, तो ये सब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो बीच बीच में आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, वो भी एक सहायक सामग्री, उस पर चित्र बनाइए और बनाकर बच्चों से प्रश्न पूछिए। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या प्रदर्शित करती है, तो ये उनको नहीं पता है, तो समस्यात्मक प्रश्न हुआ। तब हम उन्हें बताएंगे कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए सोडियम की परमाणु संख्या में अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की संयोजकता 1 होगी। तो ये आपको बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना है, विभिन्न उदाहरण देना है, चित्र बना के समझाना है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया है उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चार्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर आप इस तरीके से हाइड्रोजन की परमाणु संरचना और सोडियम की परमाणु संरचना बता सकते हैं, उनके पीएन संख्या लिखकर इस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सुंदर चार्ट बना सकते हैं, थर्माकोल से मॉडल बना सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा कार्य कर सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य या प्रारूप, इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आप सिल्वर पेन या वाइट पेंसिल से लिख सकते हैं। और कोई भी आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, या जो भी कक्षा में आपने उनको एक्सप्लेन किया है कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिख दीजिए, वो आपको यहाँ पे प्रारूप के तौर पर लिखनी होती है। यहाँ पे जैसे मैंने तो मेरे पास अभी ब्लैक कार्ड शीट नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही वाइट पे डब्बा बना के बॉक्स बना के लिख दिया है, लेकिन आप इस पर ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करके हाईलाइट करके ब्लैक बोर्ड वर्क लगाएं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी आपने उनको पाठ को पढ़ाया, समझाया, सारी चीज़ें बता दी, एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बार पुनरावृत्ति करानी, मूल्यांकन प्रश्न करने आपको उनसे। कई जगह इसको पुनरावृत्ति प्रश्न पॉइंट दिलवाते हैं, कहीं जगह पर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मूल्यांकन प्रश्न लिखने बोलते हैं, तो जो भी आपके यहाँ बोला गया वो डाल लें। यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो बच्चे आंसर देंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको वहीं पूछने होते हैं, आप इनको लपेट श्यामपट्ट पर लिखकर ले जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे मौखिक भी पूछ सकते हैं, या जैसा आप चाहें। बाकी लपेट श्यामपट्ट पर लिखने से आप भूलेंगे नहीं, आपके प्रश्न कि जितने भी प्रश्न आप सोच रहे हैं कि आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछना है, तो वो आप यहाँ पे लिख के ले जाते हैं, तो आपको आसानी होती है। परमाणु संख्या में तुम्हें क्या, परमाणु संख्या से आप क्या समझते हो या तुम क्या समझते हो? परमाणु केंद्रक पर कौन सा आवेश होता है? अगला प्रश्न, केंद्रक पर निहित प्रोटॉन व विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या संबंध है? ये हो गए पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप उनको सही शब्द चुनकर
प्रश्न दे सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न दे सकते हैं। और कुछ इस तरीके से प्रश्न दे सकते हैं कि परमाणु संरचना में प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था क्रम को लिखो, सोडियम की परमाणु संख्या तथा मॉडल तैयार करो। इस तरीके से आपको उनको गृह कार्य भी देना है, गृह कार्य को उनको आपको चेक भी करना है। उस दौरान आप कुछ कक्षा कार्य भी दे सकते हैं उनको, जिसमें आप उनको इंगेज रखें, या आप बोल सकते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा लिखा उसको एक बार रिपीट करिए साइलेंटली। तो इस तरीके से आप उनको इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टिप्पणी। इसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि प्रेजेंटेशन कैसा था, यानी आपने चार्ट का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे आपने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आपकी भाषा कैसी थी, बच्चों को सुनाई दे रहा था या नहीं, आपने ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा किया, स्पष्ट था या नहीं, पीछे तक के बच्चों को सुनाई दे रहा था या नहीं, पीछे तक के बच्चों को दिखाई दे रहा था कि नहीं जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को वो आपको यहाँ पे पॉइंट करके बताएंगे कि ये आपको अगली पाठ्य योजना में सुधार करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें करने से बचना है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। यदि आप कोई भी प्रदेश से टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल JMK GK अकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखकर लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।